FPSC Store Officer PS 16 Public Procurement Rules. Okay, the syllabus for this post includes Public Procurement Rules 2004, stock taking, maintenance and preservation of stores, issue and receipt of stores, basic IT knowledge, basic mathematics, and English. Now, English constitutes 20 marks or 20% of the paper, and the rest is for 80 marks. So we will be focusing on first point here, that is Public Procurement Rules 2004. So what is PPRA? PPRA is basically Public Procurement Regulatory Authority. इसने कुछ set of rules बनाए हैं, regulations बनाए हैं जिनको follow करना ज़रूरी है. So we'll be focusing on these rules. I prepared a slide of these rules. You can download the rules from Google in PDF form or from the site of PPRA. So सबसे पहले इन rules के अंदर कुछ general definitions दी गई हैं. Number 1, what is a bid? A tender or offer in response. कोई भी tender या offer in response to an invitation is called as bid. Expresses willingness to undertake a specified task at a price. तो अगर कोई offer या कोई इनविटेशन मौजूद है और आप विलिंग हो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए या उस काम को सरअंजाम देने के लिए, तो यू बिड फॉर इट. बिडर पर्सन हु सबमिट्स अ बिड इज कॉल्ड एज अ बिडर. ब्लैक लिस्टेड कौन है? अ बिडर डिक्लेयर्ड अनट्रस्टवर्दी बाय अथॉरिटी ड्यू टू. ब्लैक लिस्टेड वो शख्स है जो कि अनट्रस्टवर्दी डिक्लेयर हो चुका है. अब क्यों उसको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, उसकी रीज़न क्या हो सकती हैं? तो करप्ट या फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस में वो इन्वॉल्व था, या उसने परफॉर्मेंस फेलियर शो किया, लास्ट टाइम उसने परफॉर्म सही नहीं किया, या उसने पुरानी जो भी कमिटमेंट्स हुई हैं उधर से डेविएशन शो की है. नाउ व्हाट इज कॉल ऑफ ऑर्डर? An order placed by a procuring agency under general terms applicable to a range of goods under a closed framework agreement. अब वर्ड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बहुत बार यहाँ पर यूज होगा. क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एंड ओपन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, दोनों में से थोड़ा सा फ़र्क है. एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें तमाम आपने अपने रेगुलेशंस और जो भी एग्रीमेंट के हिस्से होते हैं दे आर ऑलरेडी प्री डिफाइंड. लेकिन जो क्लोज़ है उसमें प्राइस भी साथ में मेंशन होती है, आप प्राइस को भी नेगोशिएट नहीं करते. ये एक तरह का एग्रीमेंट है जो आप लेट्स से एक ही कंपनी से बार-बार किए जा रहे हो, तो आपको हर बार टर्म्स को और कंडीशन को नेगोशिएट ना करना पड़े, इसलिए आप एक क्लोज़ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बनाते हो. और इसके साथ-साथ एक ओपन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन तो वही रहते हैं जो कि एक सिंपल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के होते हैं, लेकिन वहाँ पे प्राइस जो है वो नेगोशिएट की जा सकती है कि प्राइस बढ़ाई या कम की जा सकती है. उस हिसाब से नेगोशिएशन जो है दैट इज़ ऑन द टेबल, वो मुमकिन है. सो कॉल ऑफ ऑर्डर क्या है? कोई भी ऑर्डर जो कि प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है वो प्लेस करती है अंडर जनरल टर्म्स. Now, close framework agreement, as I just told you, an agreement with specified term and condition and an agreed price, कि आपने price भी already agree किया हुआ है. Competitive bidding क्या होती है? Remember हमने भी बात किया bid क्या होती है और bidder कौन होता है. तो जब भी कोई भी टेंडर या काम आता है तो बहुत से लोग बिड करते हैं. तो competitive bidding एक प्रोसीजर है लीडिंग टू अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, की कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेगा. अलाउज ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज टू बिड. सारी जो भी पार्टीज हैं वो जब ऐड पढ़ती हैं काम का तो वो सारी की सारी अपने प्रपोजल सबमिट कराती हैं. तो उनमें से फिर कंपटीशन होता है, जो एजेंसी को अथॉरिटी को सबसे ज़्यादा सूटेबल लगता है वो चूज़ किया जा सकता है. तो इसमें नेशनल बिडिंग भी हो सकती है और इंटरनेशनल लेवल की बिडिंग भी हो सकती है. कॉन्ट्रैक्टर कौन है? अ पर्सन, कंसल्टेंट, फर्म, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो कि गुड्स, सर्विसेज या वर्क को सप्लाई करती है उसको हम कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं. अ पर्सन हु इज़ प्रोवाइडिंग और सप्लाइंग गुड्स, सर्विसेज और वर्क. कॉन्ट्रैक्ट कोई भी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ जो कानूनी तौर पे
होता है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। नाउ क्रॉस डिबार्ड, नाउ डिबार्ड इज सेम एज ब्लैकलिस्टेड, कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। क्रॉस डिबार्ड एक ऐसा रूल है, a bidder considered debarred by one procuring agency is considered debarred by all procuring agencies. अब अगर एक बिडर को उसकी किसी भी फ्रॉडुलेंट या करप्ट प्रैक्टिस की वजह से डिबार्ड या ब्लैकलिस्ट करार दे दिया गया है, एक प्रोक्योरिंग एजेंसी ने उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है, तो अब बाकी सारी प्रोक्योरिंग एजेंसीज भी उसको ब्लैकलिस्टेड ही कंसिडर करेंगी, और वो किसी में भी अपनी बिड सबमिट नहीं करा सकेगा जब तक वो ब्लैक लिस्ट में रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस डिबार्ड। ओके, अब यहाँ पर बात हो रही है डिफरेंट किस्म की सिचुएशन की, इमरजेंसी सिचुएशंस जिसमें नेचुरल कैलामिटीज़ आ सकती हैं, डिज़ास्टर आ सकते हैं, एक्सीडेंट, वॉर, ऑपरेशनल इमरजेंसी हो सकती हैं, जो कि रिक्वायर करती हैं प्रॉम्प्ट एक्शन टू लिमिट और अवॉइड डैमेज। दीज आर कॉल्ड एज इमरजेंसी सिचुएशन। ई प्रोक्योरमेंट क्या है? यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडियंस इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। जब प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोक्योरमेंट, ई प्रोक्योरमेंट। What is force account? Procurement of small works and non-consultancy services via direct contracting with state-owned entities. लेट्स से कि कंपनी को कुछ छोटे-छोटे से काम हैं या कुछ स्कैटर्ड वर्क है और नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं। तो फिर कंपनी बजाय इसके कि वो इनवाइट करे लोगों को कि वो आके बिड करें और फिर कंपटीशन हो और फिर एवेलुएट करके हम कॉन्ट्रैक्ट दें, तो इसमें क्या किया जाता है, ये फोर्स अकाउंट में यूँ किया जाता है कि जो छोटा काम है, वो आप स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ को ही दे देते हो। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि कॉस्ट भी आपकी कम लगती है और ये वक़्त भी आपका ज़ाया नहीं होता। सो दिस इज़ कॉल्ड एज़ फोर्स अकाउंट, कि आपके पास अगर स्मॉल वर्क है, नॉन कंसल्टेंसी वर्क है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप किसी भी स्टेट ओन्ड एंटिटी को, जो कि अपने सारे रिसोर्सेज़ रखती हो उस काम को सरअंजाम देने के लिए, आप उसको ये काम दे सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उनसे कर सकते हैं। तो ये अगेंस्ट लॉ नहीं होगा। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट और फॉर कंटिन्यूअस प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज और वर्क्स, ये लास्ट स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि हम अक्सर किए जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, अगर हम प्रोक्योर करें गुड सर्विसेज को, तो आपने ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, तो दैट इज़ योर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ठीक है, अब एक क्लोज जो तब है जब आपकी प्राइस भी उसमें शामिल है और प्राइस आप हर बार निगोशिएट नहीं करते, और ये ओपन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तब कहलाएगा जब बाकी सारे टर्म्स एंड कंडीशन तो वैसे के वैसे हैं, लेकिन आप प्राइस हर बार दोबारा नेगोशिएट करते हो, सो दैट विल बी ओपन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, और ये अलाउ करता है मल्टीपल ऑर्डर्स। ओके, करप्ट एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस। अब करप्ट एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हो सकती है? नंबर वन, कोercive प्रैक्टिस, एज द नेम एम्प्लाइज, नाम से पता लग रहा है कोercion में हमारे पास आता है impairing और threatening to harm a party to influence action for wrongful gain। अगर कहीं पे आप किसी भी पार्टी के एक्शन को इम्पेयर करने की कोशिश कर रहे हो या उनको धमका रहे हैं, तो अपने फ़ायदे के लिए, तो ये कोercion कहलाती है, कोercive प्रैक्टिस कहलाती है, और ये भी एक इसके अगेंस्ट भी लॉ सूट है। देन देयर आर कोल्यूसिव प्रैक्टिसेस। रिमेंबर, कोल्यूसिव इज सेम लाइक कि जब दो इकट्ठी लोग जो पार्टीज हैं वो आपस में अरेंजमेंट कर देते हैं टू स्टाइफल कंपटीशन एंड एस्टैब्लिश नॉन competitive प्राइसेस। ये इसमें कि होता ये है कि दो पार्टीज या लेट्स से दो से ज़्यादा पार्टीज हैं जो कि बिड कर रही हैं फॉर द सेम कॉन्ट्रैक्ट, वो पहले से ही डिसाइड कर लेती हैं आपस में मिलकर कि किस तरह से जो कंपटीशन है उसको हम फेयर ना रहने दें, किस तरह से खुद ही अपने आपस में प्राइस डिसाइड कर लेती हैं कि इतनी इतनी रेंज में ही रहना है, तो ये ओपन कंपटीशन नहीं हो पाता। तो दिस इज कोल्यूसिव प्रैक्टिस के ऑलरेडी दो पार्टीज जो है वो आपस में जुड़ चुकी हैं, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों पार्टी बिडर्स की ही हो, ये भी हो सकता है कोई एक अथॉरिटी में से कोई करप्ट इंसान हो जो कि मिला हुआ हो किसी बिडर के साथ और फेवर करना चाह रहा हो, किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना चाह रहा हो, तो दिस विल बी कोलूसिव प्रैक्टिस।
देन करप्ट प्रैक्टिस क्या होती है? ऑफरिंग, गिविंग, रिसीविंग और सोलिसिटिंग एनीथिंग ऑफ वैल्यू टू इन्फ्लुएंस एक्शन फॉर अ रॉन्गफुल गेन। जब आप ऑफर कर रहे हो, दे रहे हो कुछ भी वैल्यू की चीज़, ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे की फॉर्म में ही हो, बट एनीथिंग ऑफ वैल्यू, ताकि आप अपना फ़ायदा हासिल कर सको, नाजायज़ फ़ायदा हासिल कर सको, दैट विल बी द करप्ट प्रैक्टिस। फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस ये है, acts or omission that mislead to obtain financial or other benefit। इसमें आप इंफॉर्मेशन को मिस रिप्रेजेंट करते हो या मिस इंटरप्रेट करते हो अपने फायदे के लिए। दिस इज द फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस। लास्ट प्रैक्टिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव प्रैक्टिस। ऑब्स्ट्रक्टिव प्रैक्टिस में क्या है? हार्मिंग और थ्रेटनिंग टू हार्म इंडिविजुअल। इसमें आप एक तरह से यू आर फिजिकली एंड एक्टिवली इंटरफेयरिंग विद द प्रोसेस, कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ना हो सके, आप उसमें एज अ ऑब्स्ट्रक्शन, एज अ बैरियर काम कर रहे हो किसी तरह से, ताकि जो एग्जीक्यूशन है कॉन्ट्रैक्ट की वो ना हो पाए। तो दैट विल बी कॉल्ड एज ऑब्स्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस। अब हमने इसमें 5 तरह की प्रैक्टिसेस पढ़ी हैं। कोercive, कोercive इज धमकाना वगैरह। कोलूसिव इज दो लोगों का आपस में मिल जाना गलत फायदे के लिए। करप्ट इज रिश्वत वगैरह या कुछ लेन देन। फ्रॉडुलेंट इज जब धोखाधड़ी या कुछ इंफॉर्मेशन छुपा लेना, कुछ जाहिर ना करना या उसको मिस रिप्रेजेंट करना, दैट इज फ्रॉडुलेंट। ऑब्स्ट्रक्टिव इज रुकावट किसी तरह से आप बन रहे हो, तो दैट विल बी द ऑब्स्ट्रक्टिव प्रैक्टिस। सो अब मोस्ट एडवांटेजेस बिड, ऑफ कोर्स हम बिडिंग किस लिए कर रहे हैं? ताकि जितने भी बिडर्स आ रहे हैं हमारे पास, वो अपनी सारी ऑफर्स लेकर आ रहे हैं, हम उनमें से वो चूज़ करें, उसको कॉन्ट्रैक्ट दें जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हम मोस्ट एडवांटेजेस बिडर को ही चूज़ करते हैं। अब हमें कैसे मालूम होगा कि ये मोस्ट एडवांटेजेस है? जो कि हमारे एलिजिबिलिटी और क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया के हिसाब से हैं। जो-जो हमें चाहिए, जो-जो हमारे रिकमेंडेशन थे, डिमांड्स थी, उन पर पूरा उतर रही है। इज़ सब्सटेंशियली रिस्पॉन्सिव टू बिडिंग टर्म्स एंड कंडीशन। हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, दे आर फॉलोइंग इट। एंड देन इज़ इवैल्यूएटेड एज़ हाईएस्ट रैंक बिड बेस्ड ऑन, अब हाईएस्ट रैंक किस बेसिस पे हो सकती है? कॉस्ट, क्वालिटी, क्वालिफिकेशन या एनी कॉम्बिनेशन, इनकी कोई भी कॉम्बिनेशन की वजह से भी हम इसको मोस्ट एडवांटेजियस कंसिडर करेंगे। रिपीट ऑर्डर क्या होता है? प्रोक्योरमेंट ऑफ सेम कमोडिटी, एक ही चीज़ आप बार बार प्रोक्योर करे हो फ्रॉम सेम सोर्स, एक ही जगह से, एक ही जरिए से, विदाउट कंपटीशन, और कंपटीशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसको बोलते हैं रिपीट ऑर्डर। इंक्लूड्स एनहांसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें ये भी हो सकता है लेट्स से आपका एक जगह से कॉन्ट्रैक्ट था कि आपको 3 मंथ्स के लिए वो कोई भी आइटम सप्लाई करें, और आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर देते हो एक मजीद महीने के लिए, तो दैट विल बी कॉल्ड एज रिपीट ऑर्डर। ना रिमेंबर, क्योंकि सोर्स सेम है और आप एक ही चीज़ खरीद रहे हो और उसमें कोई कंपटीशन नहीं है, सो दिस विल बी कॉल्ड एज रिपीट ऑर्डर। सप्लायर, सप्लायर कोई भी पर्सन, कंसल्टेंट, फर्म, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपको सप्लाई करी है गुड सर्विसेज और वर्क्स, इज योर सप्लायर, इसको हम कॉन्ट्रैक्टर भी कह सकते हैं। नाउ लास्टली अनसोलिसिटेड प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या होता है? A unique and innovative proposal not submitted in response to procurement request। यूजुअली क्या होता है कि जो भी प्रोक्योरिंग एजेंसी होती है वो एडवर्टाइजमेंट डालती है, वो प्रोक्योरमेंट रिक्वेस्ट देती है, और उसके बदले में हमें डिफरेंट प्रपोजल्स आते हैं डिफरेंट बिडर्स की तरफ से, और हम उनमें से चूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अनसॉलिसिटेड जो ऐसा है जो कि यूनिक और इनोवेटिव प्रपोजल होगा, जिसकी हमने डिमांड नहीं की, जिसकी प्रोक्योरिंग एजेंसी तो डिमांड नहीं कर रही, लेकिन ये किसी ना किसी तरह से प्रोक्योरिंग एजेंसी के मिशन में, उसके मकासद और ऑब्जेक्टिव्स के लिए फ़ायदेमंद है। तो दिस विल बी द अनसॉलिसिटेड प्रोजेक्ट प्रपोजल, जो कि बाहर से आया है, जिसका जो इनिशिएटिव है वो किसी और ने दिया है। सब्जेक्ट टू अ कम्पिटिटिव सिलेक्शन प्रोसेस विद काउंटर प्रपोजल इनवाइटेड। अब ये कोई भी ऐसा अगर प्रोजेक्ट प्रपोजल आ चुका है, तो इसको कंसिडर करना, तो अगेन आप अथॉरिटी से बात करते हो एंड यू डिस्कस एंड देन यू मूव ऑन और मूव फॉरवर्ड। बट इसमें आप कंपटीशन होगा, कंपटीटिव सिलेक्शन प्रोसेस होगा
अगर इसके खिलाफ हमें काउंटर प्रपोज़ल कुछ और जगहों से मिल जाते हैं, सो दिस इज़ अनसॉलिसिटेड प्रोजेक्ट प्रपोज़ल। ये बाकी प्रोजेक्ट प्रपोज़ल से किस तरह से फ़र्क है कि प्रोक्योरिंग एजेंसी ने इसके लिए डिमांड नहीं किया। ये खुद ही डिफरेंट कंपनीज़, फर्म्स या ऑर्गेनाइज़ेशंस ने दिया है अपने फ़ायदे के लिए भी, और डेफ़िनेटली वो जो भी प्रोक्योरिंग एजेंसी है, उसकी भी डिमांड्स के अकॉर्डिंग ही चल रहे होते हैं। ओके। अब यहाँ पर देयर इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब इसमें आप अ, देख रहे होते हो कि आप जितना भी स्पेंड कर रहे हो, उसके बदले आपको कितना मिल रहा है। वैल्यू ऑफ मनी इंश्योर्स द बेस्ट रिटर्न फॉर ईच रुपी स्पेंट, कि आपने कित जितना भी रुपया खर्च करे उसके सबसे बेहतरीन आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे मिल सकता है। Consider factors such as quality, timeliness, reliability, after sale service, upgradability, price, source, whole life cost. ये सारी जो factors हैं, they are the ones that represent value for money. Okay. Next there is wait. Yes, international commitments and intergovernmental commitments. In case of conflict between these rules and international treaties or agreements, the provision of international agreement will prevail. इसका मतलब ये है, लेट्स से ये जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स दिए हैं फेडरल गवर्नमेंट ने, अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि ये रूल्स डिफरेंट है और आपने कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया हुआ है, उसके रूल्स डिफरेंट आ रहे हैं और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो जब तक कॉन्फ्लिक्ट हल नहीं हो जाता, तो जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट आपने किया हुआ है उसी के रूल्स जो हैं वो फॉलो किए जाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लॉज जो कि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या है? लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश उर्दू या दोनों में हो सकते हैं, और एजेंसी आउटसाइड पाकिस्तान में यूज़ लोकल लैंग्वेज इन एडिशन, कि वो जो पाकिस्तान से बाहर वाले हैं वो वहाँ का लोकल लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर लोकल लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है, इसके बावजूद जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी वो उर्दू और इंग्लिश में ही की जाएगी। ट्रांसलेशन आप लोकल लैंग्वेज में कर सकते हो बाकी और पर्पसेस के लिए। और डिस्प्यूट कोई भी अगर रिजॉल्व करना है, रेफरेंस शैल बी मेड टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन रिटेन्ड ऑन रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड में जो आपकी इंफॉर्मेशन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन होगी, रिमेंबर वो इंग्लिश में ही होगी, इंग्लिश उर्दू में ही होगी। तो डिस्प्यूट की फॉर्म में आप ये ओरिजिनल वाला डॉक्यूमेंट लोगे, जबकि आप इसको बाद में ट्रांसलेट कर सकते हो लोकल लैंग्वेज में भी फॉर अदर पर्पसेस। नाउ व्हाट इज इंटेग्रिटी पैक्ट? ये इंटेग्रिटी पैक्ट एक पैक्ट है, एग्रीमेंट है, अप्लाइज टू प्रोक्यूरमेंट एक्सीडिंग अ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। एक खास लिमिट से अगर आपकी प्रोक्यूरमेंट्स बढ़ रही हैं तो दैट फॉल्स अंडर दिस। अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन प्रोक्योरिंग एजेंसी एंड सप्लायर और कंट्रैक्टर, ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है दोनों के दरमियान, और ये एम करता है टू इंश्योर इंटेग्रिटी इन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, के जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसमें इंटेग्रिटी से काम लिया जाए। Procurement planning कैसे की जाएगी? Within 1 year of the rules commencement, agencies will devise a detailed procurement planning mechanism. अब इन रूल्स मैंने कहा गया था 2004 के रूल्स की हम बात करें, वो भी 2024 में। कहा गया था कि 1 साल के अंदर अंदर कंपनीज जो है वो प्रोक्योरमेंट प्लानिंग मैकेनिज्म बनाएं। उनके ऑब्जेक्टिव्स ये होगा कि वो रिक्वायरमेंट देखें क्या-क्या है, रिसोर्सेज कौन से हैं, डिलीवरी टाइम कितना होना चाहिए, कंप्लीट कब तक होना चाहिए और उसके फ्यूचर बेनिफिट्स क्या-क्या होंगे, ये काम थे एजेंसीज के। लिमिटेशन ऑन स्प्लिटिंग और रीग्रुपिंग, एजेंसीज जो है वो जो भी प्रोक्योरमेंट जो है अनाउंस करेगी कि अगले 1 साल के लिए उन्हें क्या-क्या चीज़ें चाहिए, क्या-क्या प्रोक्योरमेंट उनको चाहिए, तो वो सारी अनाउंस करेगी। उनमें कोई भी स्प्लिटिंग नहीं की जाएगी, कोई भी रीग्रुपिंग नहीं की जाएगी, और
एनुअल रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको एडवर्टाइज किया जाएगा ऑन द अथॉरिटीज एंड एजेंसीज वेबसाइट इफ एप्लीकेबल। अब अगर एजेंसी प्रोक्योरिंग एजेंसी की बात हो रही है और अथॉरिटी में वी हैव दिस पीपीआरए दैट इज पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, दोनों की जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगेगा कि हमें अगले साल के लिए ये चीज़ें चाहिए। स्पेसिफिकेशन क्या है? अलाउ वाइडेस्ट पॉसिबल कंपटीशन, अवॉइड फेवरिंग अ सिंगल कंट्रैक्टर। हमने जनरल टर्म यूज़ करनी है, जेनेरिक चीज़ें बयान करनी है। ऐसा ना हो कि आप इसको इतना स्पेसिफाइड कर दो कि आप बहुत ही कंपटीशन को नैरो डाउन कर दो। यू वांट इट टू बी अ बिग कंपटीशन, अ वाइड कंपटीशन जिसमें सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही हो। अब इसमें देयर इज़ अ रूल कि आप किसी भी ब्रांड नेम या मॉडल का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि फिर आप फ़ेवर करें और बाकी लोग तो बिड करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर लेट्स से कि बहुत ही ज़रूरी है इस्तेमाल करना किसी भी ब्रांड नेम का, ताकि बताया जा सके कि हमें एग्ज़ैक्टली चीज़ क्या चाहिए और उसके अलावा हम किसी तरीके से उसको बयान नहीं कर सकते, तो ब्रांड नेम के साथ-साथ आप और इक्विवेलेंट भी इस्तेमाल करेंगे। यूजुअली फॉर डिग्रीज़ या जो भी हमारे पास आते हैं, क्वालिफ़िकेशन जैसे पूछी हुई होती है उन्होंने या बताई हुई होती है किसी भी जॉब एडवर्टाइज़मेंट में, तो वो लिखते हैं अक्सर बीएस दिस और इक्विवेलेंट। सो यहाँ पे ख़ैर दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगेन जस्ट फॉर रेफरेंस कि अगर ब्रांड नेम इस्तेमाल हो रहा है तो यू यूज़ और इक्विवेलेंट, ताकि जो उसके बराबर के हैं या जो उसी तरह की चीज़ सप्लाई कर सकते हैं उनको भी चांस दिया जा सके। एसेट डिस्पोजल मस्ट स्पेसिफाई एज इज वेयर इज बेसिस एक्यूरेट एसेट डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड। अगर गवर्नमेंट अपना कोई एसेट डिस्पोज ऑफ करना चाह रही है तो वो एज इज वेयर इज बेसिस पे स्पेसिफाई करेगी। मतलब कि जैसी हालत में है हम वैसा ही उसको सेल कर रहे हैं। कल को वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फॉर्म ऑफ रेनोवेशन या उसको कुछ करने का हमारा वो सीन नहीं है। तो एक्यूरेट एसेट डिस्क्रिप्शन भी बिल्कुल एक्यूरेट ही देगी। अब अप्रूवल मैकेनिज्म अगेन अथॉरिटी जो है वो अप्रूव करती है इसको। तो प्रोक्योरमेंट शुरू ही तभी होती है जब एक मर्तबा उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो अप्रूव कर चुकी होती है। मूविंग ऑन टू प्रोक्योरमेंट एडवर्टाइजमेंट्स। अब यहाँ पर रूल्स की बात ख़त्म हो गई है। यहाँ पे हमने डेफिनेशन समझ ली हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोक्योरमेंट एडवर्टाइजमेंट कैसे, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सो मेथड ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या है? प्रोक्योरमेंट्स ओवर 500,000 टू 3 मिलियन। अगर प्रोक्योरमेंट ज़्यादा है 500,000 से लेकर 3 मिलियन तक है, यू कैन नोट इट डाउन समवेयर। तो अथॉरिटी की वेबसाइट पर भी एडवर्टाइज किया जाएगा। मे ऑल्सो यूज़ प्रिंट मीडिया, और प्रिंट मीडिया में भी यानी न्यूज़पेपर वगैरह में भी इनको एडवर्टाइज किया जा सकता है। ओवर 3 मिलियन, अगर 3 मिलियन से भी ज़्यादा हो गए तो ना सिर्फ अथॉरिटी की वेबसाइट पे आएगा, इसके अलावा प्रिंट मीडिया में भी आएगा। एटलीस्ट 2 नेशनल डेलीज़ रोज़ाना या रोज़नामा जिसको हम बोलते हैं, रोज़ाना छपने वाले अखबारात, एक उर्दू का अखबार और एक इंग्लिश का अखबार, दोनों में ऐड आएगा अगर प्रोक्योरमेंट 3 मिलियन से भी ऊपर की है। So, if the agency has its own website, it may also post advertisement there। अगर एजेंसी की, अब हम यहाँ पे बात करें, we're talking about procuring agency, तो अगर उसकी अपनी भी वेबसाइट है तो आप वहाँ पे भी अपना ऐड डाल सकती है। Ensure all posted information remains complete and available until bid submission closing date। हम एडवर्टाइजमेंट क्यों डाल रहे हैं? हम लोगों को बुला रहे हैं कि आएँ और बिड करें, और अगर आपकी बिड मोस्ट एडवांटेजेस है तो कॉन्ट्रैक्ट ले जाएँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन या ऐड डाला है, वो तब तक वहाँ पर पोस्टेड रहना चाहिए जब तक बिड क्लोजिंग डेट नहीं आ जाती। तो ये आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि कितने दिन के बाद जो है ऐड को आप रिमूव कर सकते हैं। मूविंग ऑन।
And my PPT won't let me move on. Okay, yes, response time. एजेंसीज डिसाइड रिस्पॉन्स टाइम। अभी एजेंसी डिसाइड करती है कि कितना रिस्पॉन्स टाइम होगा। यूजुअली ये किस तरह से चल रहा है? मिनिमम ऑफ 15 डेज फॉर नेशनल competitive बिडिंग। कम अज कम ये 15 दिन का होना चाहिए अगर नेशनल लेवल पे बिडिंग हो रही है, और कम अज कम 30 दिन का होना चाहिए अगर इंटरनेशनल लेवल पे बिडिंग हो रही है, यानी इंटरनेशनली भी पीपल आउट ऑफ द कंट्री आर अलाउड टू बिड। तो फिर 30 दिन। रिस्पॉन्स टाइम इंक्लूड्स मेंशन ऑफ रिस्पॉन्स टाइम इन एडवर्टाइजमेंट। आप जो भी ऐड दे रहे हो, जैसे उसके नीचे आप लिखोगे कि लास्ट डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, कैलकुलेटेड फ्रॉम फर्स्ट पब्लिकेशन डेट। अब ये स्टार्ट होगा जब एडवर्टाइजमेंट पहले दिन पब्लिश होगा, उस दिन से लेकर हम कैलकुलेट करेंगे टाइम को। 15 दिन तक वो वहां तक रहेगा अगर वो नेशनल लेवल का है, और अगर इंटरनेशनल है तो महीने। For procurements up to 3 million, response time is calculated from authorities' website publication. अगर 3 मिलियन तक की जब जहाँ तक बात है, रिमेंबर एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत ही तब है जब 500,000 से लेकर 3 मिलियन की जो है वो हम डिस्कस करें, और 3 मिलियन से ऊपर भी ऑफ कोर्स देयर विल बी एडवर्टाइजमेंट। बट रिस्पॉन्स टाइम आप कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम अथॉरिटीज वेबसाइट पब्लिकेशन, कि अथॉरिटी ने कब अपनी वेबसाइट पे इसको पब्लिश किया है। इफ पब्लिश इन बोथ मीडिया, कैलकुलेटेड फ्रॉम फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिकेशन डेट। अगर हर जगह पे है, मतलब अथॉरिटी वेबसाइट पे भी है और न्यूज़पेपर में भी है, तो आप फिर न्यूज़पेपर के हिसाब से देखोगे और कैलकुलेट करोगे रिस्पॉन्स टाइम। दैट विल बी 15 और 30 days डिपेंडिंग ऑन द लेवल, इंटरनेशनल और नेशनल। एक्सेप्शन टू प्रोक्योरमेंट एडवर्टाइजिंग। अब हमें यहाँ तक समझ आ गई है कि एडवर्टाइजमेंट क्या है और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होना है। बट एक्सेप्शंस क्या हैं? एक तो ये है मैंडेटरी एडवर्टाइजिंग। एक तो मतलब कंपल्सरी है कि प्रोक्योरिंग एजेंसीज जो हैं उसको एडवर्टाइज करें। एक्सीडिंग द प्रेस्क्राइब्ड फाइनेंशियल लिमिट, जो कि सब क्लॉज जो पिछला है जिसमें हमने बात की है 500,000 की, दैट इज द सब क्लॉज बी ऑफ रूल 42। परमिसिबल डेविएशन विद प्रायर अथॉरिटी अप्रूवल। डेविएट आप कर सकते हो अगर आपने अथॉरिटी से पहले अप्रूवल ले लिया है। कैसे कंडीशन में आप डेविएट कर सकते हो? डेविएशन मींस कि आप एड ना छापो, इसके बावजूद आप प्रोक्योरमेंट करा सको। उसकी कुछ रीज़न होनी चाहिए। अगर नेशनल सिक्योरिटी के मुतालिक कोई मामला है, तो कि अगर हम पब्लिश कर दें उसको, तो फिर उसकी वजह से सिक्योरिटी का कोई मसला हो सकता है, तो फिर इट्स बेटर कि आप ऐड नहीं डालो। और अगर ये कोई प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन है या किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो कि सिंगल सोर्स से ही आ रही है और आप नहीं चाहते बहुत सी आवाम को पता चले इसके बारे में, तो भी आप ऐड नहीं डालोगे। बट रिमेंबर, इन बोथ कंडीशन यू विल गेट अप्रूवल फ्रॉम अथॉरिटी फर्स्ट। आप पहले उनको कम्युनिकेट करोगे कि इस तरह का सिचुएशन है। Now, pre-qualification of suppliers and contractors, and these pirates won't let me record. Anyway, pre-qualification of suppliers and contractors में क्या है? Pre-qualification process क्या होता है? Engaged prior to tenders or proposals for services, civil works, and complex equipment ensures only capable firms are invited to bid. अब हमने ये भी नहीं करना कि बिल्कुल सभी को बिडिंग के लिए बुला लें और उसके बाद उसको फिल्टर आउट करते रहें, क्योंकि फिर इट विल गेट वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी टाइम टेकिंग। तो प्री क्वालिफिकेशन होती है। प्री क्वालिफिकेशन में ये होता है कि हम पहले ही देखते हैं क्या इनके पास वो सारा कुछ है, इक्विपमेंट है, ये क्या इतनी काबिलियत भी रखती हैं कि जो भी हम इनको प्रपोजल या कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं ये उसको पूरा कर सकें। फैक्टर्स फॉर कंसिडरेशन। अब हमने क्या क्या चीज़ें अपने जहन में रखनी है? क्या इनकी पास परफॉर्मेंस इजाज़त देती है कि इन्हें बिड करने की इजाज़त दी जाए? क्या इनके पास कैपेबिलिटीज़ हैं, इनके पास इतना पर्सोनल है, इनके पास इक्विपमेंट है, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मैनेजरियल कैपेबिलिटी कैसी है, और बाकी सारे रेलिवेंट फैक्टर्स देखे जाते हैं बिफोर प्री क्वालिफाइंग देम। ये हम उनको प्री क्वालिफाई करें। इसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं और फिर हम अनाउंस भी करते हैं कि अगर वो प्री क्वालिफाई कर गए हैं
ताकि वो फिर अब आकर अपनी जो जेन्युइन बिड्स हैं उनको सबमिट करा सकें। अब इंस्ट्रक्शन फॉर डॉक्यूमेंट सबमिशन, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। प्री क्वालिफिकेशन के लिए वी गिव देम ऑल द इंस्ट्रक्शन कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए और हमारा क्या क्राइटेरिया है जिसके बिना पर हम आपको इवैल्यूएट करेंगे, और आप अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी देंगे कि आया कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी हमारा इवैल्यूएशन करने का क्राइटेरिया है, क्या आपके पास सच में वो चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है। Agencies must notify applicants of pre-qualification status. Reason must be provided for non-qualification. अब यहाँ पे आपने जब प्री क्वालिफिकेशन कर लिया है तो एजेंसी का काम है कि वो सारे एप्लीकेंट्स को जिसने प्री क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था उन सबको बताएगी कि क्या वो प्री क्वालिफाइड हो चुके हैं या नहीं हो। और लेट्स से देयर इज समवन जो कि नॉन क्वालिफाइड है, एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको रीजंस बताए कि उनको क्वालिफाई क्यों नहीं किया गया, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी रीज़न ये है ताकि एक फेयरनेस और एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो शो की जा सके और इंश्योर किया जाए कि कहीं पे भी कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अनफेयर ट्रीटमेंट ना समझ रहा हो और एक जेन्युइन फेयर कंपटीशन जो है वो कैरी किया जा सके। सो मूविंग ऑन, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर कॉमन यूज आइटम। अब फ्रेमवर्क एग्रीमेंट क्या है? फॉर रिकरेंट कॉमन यूज आइटम, सर्विसेज और कमोडिटीज। रिमेंबर, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हमने तभी बनाया हुआ था जब हमें एक ही सोर्स से एक ही कमोडिटी बार बार लिए जा रहे हैं। अब मैक्सिमम ड्यूरेशन एक ओपन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की कितनी हो सकती है? 3 years, 3 साल। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। मैक्सिमम ड्यूरेशन इज 3 year ओपन के केस में, यानी जिस केस में हम प्राइस निगोशिएट कर पा रहे हैं उस केस में 3 साल का आप एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बना सकते हो। और अगर ये क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है तो ये सिर्फ 1 साल इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन हो सकती है क्योंकि इसमें प्राइस फिक्स होती है। Estimates and pre-qualification. Agencies prepare annual estimates and initiate pre-qualification for suppliers. Price adjustment for framework agreement. Price adjustment किस तरह से होती है? Possible during contract execution under normal price volatility. अब सिंपली जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने वाले हो तो आप वहाँ पे आप प्राइसेस डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि तब आप बता सकते हो कि प्राइस कितनी वोलेटाइल हैं, किस तरह से वो कम हुई हैं या ज़्यादा हुई हैं, किस अंदाज में वो चेंज हो रही हैं, उस हिसाब से यू एडजस्ट इट। एजेंसीज कंपेयर रिक्वेस्ट अगेंस्ट नेशनल और इंटरनेशनल प्राइस इंडिकेटर्स। कभी कभी जो गवर्नमेंट होती है उसने एक खास नेशनल या इंटरनेशनल प्राइस इंडिकेटर दिया होता है, तो उस हिसाब से भी यू कैन एडजस्ट द प्राइसेस, क्योंकि हमें पता है कि ओपन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में हमारे पास ओपन होता है ऑप्शन टू नेगोशिएट प्राइस, आप प्राइस ऊपर नीचे कर सकते हो। क्वालिफिकेशन ऑफ सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। क्वालिफिकेशन चेक्स क्या है? Agencies may request information at any procurement stage. Credible reason or evidence for defect in capability must be documented. Again, आप किसी भी स्टेज पर यू कैन आस्क फॉर मोर इंफॉर्मेशन। इवन जब बिड ओपन हो रही होती है यू कैन स्टिल आस्क देम फॉर क्लैरिफिकेशन। ऑफ कोर्स तब इतना ऑप्शन तो नहीं होता कि आप उनको इजाज़त दें कि वो अपनी बिड चेंज कर सकें, बट आप उनसे क्लैरिफिकेशन उस टाइम भी मांग सकते हैं। तो किसी भी प्रोक्योरमेंट स्टेज चल रही है उसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। क्रेडिबल रीजन और एविडेंस ऑफ डिफेक्ट्स इन कैपेबिलिटी मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड। आपने जो भी रीजंस थी उसका एविडेंस जो है वो अपने पास लेकर रखना है। ब्लैक लिस्टिंग एंड डिबार्टमेंट। ब्लैक लिस्टिंग का अब क्या तरीका है? कंप्रिहेंसिव मैकेनिज्म रिक्वायर्ड बाय प्रोक्योरिंग एजेंसीज का एक ये खास मैकेनिज्म होगा, और ड्यूरेशन क्या क्या है? अप टू 10 years फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस। रिमेंबर हमने शुरू में डिस्कस की थी 5 डिफरेंट काइंड ऑफ मॉल प्रैक्टिसेस जिसकी वजह से ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है किसी भी सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर को। अब यहाँ पर उनकी एक तरह से उनकी पनिशमेंट का जिक्र किया जा रहा है कि 10 साल तक किया जा सकता है अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व थे। 3 साल तक कर किया जा सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट में वो आगे थे और उन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं किया, और अगर 6 महीने का किया जा सकता है अगर बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन के साथ वो
अबाइड यानी उनके साथ जो है अलाइन अपने आप को नहीं कर पाए, तो 6 महीने के लिए उनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। दिस इज़ द मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन फॉर ब्लैक लिस्टिंग। इन केस ऑफ करप्शन 10, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं अपना ऑब्लिगेशन नहीं पूरी कर सकते तो 3 साल, और 6 महीने के लिए अगर बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग अबाइड नहीं कर पाए। रिव्यू एंड फॉरेन ब्लैकलिस्टिंग। Bidders can file a review petition within 30 days of blacklisting. Let's say किसी bidder को blacklist कर दिया गया है, तो bidder जो है वो फाइल कर सकता है, रिव्यू पिटिशन दे सकता है 30 दिन के अंदर अंदर। जैसे उसको मालूम हुआ है कि उसको ब्लैकलिस्ट किया गया है, he has 30 days to apply, और अथॉरिटी फिर डिसीजन देती है विद इन 90 डेज। 3 महीने के अंदर अंदर अथॉरिटी अपना डिसीजन जो है वो दे देगी, and it will be considered as final. Foreign blacklisting क्या है? Bidder blacklisted by foreign entities treated as blacklisted domestically. Let's say किसी foreign entity ने किसी को blacklist कर दिया है, तो हम उसे locally भी blacklist ही consider करेंगे। रिमेंबर हमने शुरू में क्लॉज डिस्कस किया था क्रॉस डिबार्ड का, कि एक बिडर को अगर एक प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है डिबार्ड कंसिडर कर रही है, तो ऑल प्रोक्योरिंग एजेंसीज जो हैं उसको डिबार्ड ही कंसिडर करेंगी। तो यहाँ पे जो ब्लैक लिस्टिंग का मामला है उसमें भी इसी तरह का है कि अगर किसी फॉरेन एंटिटी ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है किसी को, सो लोकली भी ही विल बी कंसिडर्ड एज ब्लैक लिस्टेड। And I think that was all. And hopefully I will make another video जिसमें वो जो सेकेंड हाफ है ऑफ द प्रोक्योरमेंट रूल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वालिफिकेशन और किस तरह से बिड्स अनाउंस की जाती हैं, दैट विल बी डिस्कस्ड। सो दिस इज all about the public procurement rules. The rules were very boring to study. I've tried to make it in a little interesting. I hope whoever watches this 1 hour, it helps him or her. Anyway, bye bye.